120 लोगों में से मात्र 6 लोग बचे थे। जो भी बीता है कंपनी के साथ, भगवान ना करे किसी के साथ बीते। 17-18 नवंबर की रात और सुबह क्या क्या हुआ था? 10 गुना से ज्यादा मार दिया हमने। उनको आने दिया, बल्कि अपनी रेंज में आने दिया आपने? आने दिया। अगर हमको ये मालूम होता ना कि पीछे से भी एक्शन हो रहा है तो हम थोड़ा संभल जाते। कितने लोग करीब हमने चीन के न्यूट्रलाइज किए होंगे? हमारा जो निहाल सिंह था ना, उसके सामने ही 13 गाड़ी में लाश भर के ले गए। दिल्ली मानने के लिए तैयार नहीं? मानने के लिए तैयार नहीं। वो सिविल इंटेलिजेंस, वो सीबीआई, राजदूत अमेरिका का। तो वो क्या बोल रहे थे, कहाँ चले गए 120 बहादुर? तो 120 जवान हमारे कहाँ चले गए? आप बोल रहे हैं लोगों के हाथ में ग्रेनेड मिले, लोगों के हाथ में इंजेक्शन मिले, बंदूक पकड़ी भी लोग मिले, बिल्कुल फायरिंग के पोज में, फायरिंग पोजीशन में मिले। वो सिपाही सिंह लंच नायक, उसको कम्बल उठाया है चीनियों ने, और पीछे राइफल गाड़ी है, टोपी उल्टी रखी और लिखा है द बेस्ट इंडियन सोल्जर। नमस्कार, स्वागत है आपका अनसेड अननोन में। आज हम रेवाड़ी जिले के मोहनपुर गांव में हैं। हम आपको मिलवाएंगे एक बहुत ही खास मेहमान से। 120 बहादुर, यह हकीकत फिल्म आपने शायद देखी होगी। वो फिल्म थी। हम रेजांगला की लड़ाई के असल हीरो से आज आपकी मुलाकात करवाएंगे, जहां 120 में से सिर्फ 6 लोग जिंदा बच पाए। भारत के 114 जवान शहीद हो गए। स्वागत है कैप्टन रामचंद्र यादव जी आपका। धन्यवाद सर। अनसेड अननोन में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है, आप चल के आए। आपसे सबसे पहले यही जानना चाहेंगे, 120 लोगों में से मात्र 6 लोग बचे थे, और वापस आके कंपनी का क्या हुआ है ये आपने ही हेडक्वार्टर को बताया था। हाँ, वो जो दृश्य था, वो जो दिन था, वो रात थी 17-18 नवंबर की। अगर हम बात करें तो जानना चाहेंगे 17-18 नवंबर की रात और सुबह क्या क्या हुआ था? 18 तारीख को 4 बजे के बाद में जो भी बीता है कंपनी के साथ, भगवान ना करे किसी के साथ जी बीते। जी, एक चीज़ से मैं खुश हूँ कि हमने 10 गुना से ज़्यादा मार दिया हमने। ये तो हमारे को खुशी है, लेकिन जब हमारे जवान खुद के शहीद हो गए, बलिदानी जो है वो तो हो गए, अच्छी बात है। लेकिन जब एक साथी जाता है तो दुख बहुत होता है। लेकिन अपने से 10 गुना को मार करके जब बलिदान में तिरंगा ओढ़ लेता है तो उसके साथ जो सिपाही है ना, उसको दिल जो भीतर से भर जाता है साहब। और उसकी उमंग ये होती है कि ख्वाब है कि कभी ज़रूरत पड़े तो मुझे भी तिरंगा पहनाया जाए। ये ध्येय रहता है साहब। लड़ाई को शुरू से जानना चाहेंगे साहब। आपको सबसे पहले फॉरवर्ड मार्च करने का जब आदेश मिला तो 16 से 18 हज़ार की ऊंचाई पे आपको जाना था? हम बारामूला से ले पहुँचे। ले से फिर रात के अंदर हम 2-3 दिन रुकने के बाद में चसूल के लिए हम पहुँचे हैं। चसूल हमें 4 बजे करीब पहुँचे हैं, और वहाँ से हमें आदेश मिला है कि भाई ये सामने देखो, ये रेजांगला है, इसके ऊपर चार्ली कंपनी को जाना है। जी, चुशूल से रेजांगला? हाँ, चसूल से करीब 9 किलोमीटर पैदल चलने के बाद में फिर ऊपर चढ़ाई पड़ती है। तो हमें डायरेक्शन दे दिया था और गाइड दे दिया था, साथ ही अम्युनिशन के लिए थोड़ा सा वो पाउडर दे दिए थे। तो हम उस पोस्ट के लिए रवाना हो गए जी। लेकिन जब उस पोस्ट की दामन में पहुँचे हैं, मतलब जहाँ पर के बेस बनाते हैं कि भाई यहाँ से राशन पानी ऊपर भेजते हैं, उसके बाद जब हम चलना शुरू हुआ तो 100 गज भी चलना कठिन हो गया।
चले ऑक्सीजन कम होने लगती है। और सांस नहीं आए, चले गए सांस नहीं आए। जी। लेकिन उस टाइम पर हम दो सिपाही ऐसे थे साहब, एक निहाल था और एक मैं था। जी। हमें असर नहीं होता था इस चीज़ के बारे में। तो हम महसूस नहीं कर रहे थे इस चीज़ को। लेकिन आप सोचिए कि टोटल 6 घंटे के अंदर कुल एरिया है 3.5 मील, और 6 घंटे के अंदर हम पोस्ट पे पहुँचे। पोस्ट पे पहुंच गया। पहुँच गए सर, 6 घंटे में। 6 घंटे। जी। लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद में हर सिपाही का मोराल जो है ऐसा डाउन हो गया कि क्लाइमेट की वजह से, कि सांस नहीं आ रहा, हवा बहुत बुरी, बर्फ़ गिर रही है, और जो भी कपड़े भी पूरी तरह से, सवाल ही पैदा नहीं हुआ सर कपड़े का। तो कंबल, कपड़े, रजाई, खाना और अम्नेशन का हाल बुरा है। हम तो अम्नेशन चाहिए था, हमें खाना भी ना चाहिए, मतलब 4 दिन जो है जेल जाएंगे, लेकिन अम्नेशन भी पूरा हमको नहीं मिल ना हमारे को हथियार मिल सके, ना हमारे को अम्नेशन मिल सके। ये हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा रहा, जिससे कि अभी जितने दिन जिंदा रहूँगा ये हमेशा ख्वाब में रहेगा कि अगर हमारे पास होती वो मशीन होती जिससे हमने। जो सब कुछ चाइना के पास उस वक्त था। बहुत दर्द हुआ साहब जब वो सामने से फायर आ रहा था उनका ऑटोमेटिक, और हमारे पास 303 वो भी को करना बहुत मुश्किल था। जी। क्योंकि उस टाइम सर्दी में आप देखी हो, यहाँ की सर्दी होगी वो तो सर्दी और हवा हम अपने दर्शकों को यहाँ पे बताना चाहेंगे कि आप कोशिश कीजिए उस मंजर को सोचने की, जहां चीन की तरफ से ऑटोमेटिक वेपन से फायर हो रहा था और हमारे 120 बहादुर 303 को बार बार लोड करके एक एक गोली करके चीन पर चला रहे थे। जब हालात ऐसे हो गए कि जवान को कोप करना मुश्किल हो गया, तो सूझबूझ से कमांडर ने क्या किया, हवलदार ने साहब ने, प्लेटून कमांडर ने, कि भाई जो जवानों की गोली हैं वो लाइट मशीन गन की मैगजीन में भर दो। अच्छा। और मशीन गन फायर करेगी, बोले। जुगाड़ किया था, जुगाड़ किया साहब एक किस्म से। लेकिन देखिए कितना अल्टीमेट जुगाड़ था। अब उस टाइम दिमाग काम किया ना सर, कि जवान के फायर नहीं, वो कोक नहीं हो रहा है, कोक नहीं हो रहा, तो बोला कि भाई ठंड में कॉक करना वैसे ही मुश्किल हो जाता है। बहुत मुश्किल है साहब। वो उसका जो बोल्ट था बाइक्सन बहुत टेढ़ा है सब, और फिर वो 19 टन का झटका मारता है, बहुत भारी झटका। वो तो समझदार सिपाही है, आजकल का तो टूट जाएगा ये जो अग्निपथ से जो अग्निपथ है जो टूट जाए, वो रेपल नहीं है वहाँ पर। तो मैं ये कहता हूँ कि हालात के अनुसार जी, अगर हमारे पास वो होते हथियार, हम नज़दीक नहीं आने देते दुश्मन को। हमें चैलेंज दिया, चाइना को चैलेंज दिया हमने कि आओ भाई, उनको आने दिया, बल्कि अपनी रेंज में आने दिया, आने दिया। हमने आओ तुम पास आओ तभी मारेंगे। अगर हमको ये मालूम होता ना कि पीछे से भी एक्शन हो रहा है, तो हम थोड़ा संभल जाते। एक तो ये अलग अलग 3 कंपनी आगे से आई थी, 3 प्लाटून, 3 प्लाटून आगे से आई थी। ऐसा है सर। हमेशा क्या होता है कि एक प्लाटून आगे होती है और 2 प्लाटून उसके बराबर उसके हेल्प के लिए रहती है। तो टोटल एरिया जो है 3-3.5 किलोमीटर घेर रखा था। पहाड़ी टेक्टिकल लिहाज से पोजीशन लगाते हैं कि कैसे कौन किसको मदद दे सकेगा बुरे वक़्त के अंदर, इसलिए कमांडर सेट करता है हथियारों के साथ, इसलिए इलाका देख करके और सेट करता है। प्लानिंग का अलग होता है, प्लान एरिया जो वहाँ है, पहाड़ी अलग होता है, और जहाँ पर समंदर का एरिया वहाँ अलग होता है। अलग अलग टैक्टिक से होती है साहब, ये चलता है साहब। तो वो हम 17 तारीख को जब हमारी एलपी ने आके रिपोर्ट दिया कि सब हालत जो आगे बहुत डेंजर है आज की, तो उसने दिया कि भाई 17 गाड़ी हैं जो ट्रिप्स की आई हैं, 12 गाड़ियाँ पे गने हैं जिसमें आरसीएल भी और फील्ड भी है और मीडियम भी है।
इतना जुगाड़ आया है। और ये मैसेज आके मेरे को जब उसने दिया तो मैसेज मैं नोट करके और मैं साहब को कहा, मैंने कहा सर आज तो ये मेजर शैतान सिंह को आपने हाँ, फिर ये शैतान सिंह बताया। साहब। जी शैतान सिंह साहब थोड़ा दिन रुक गया था पीछे, लेकिन फटाक दे आ गया था, क्यों क्वार्टर मास्टर का काम करते थे वो। जी जी तो लेकिन वो जल्दी आ गया था। जी तो मैंने कहा साहब ये मैसेज है। बोलो रामचंद्र ये तो मैसेज तो ठीक नहीं है। जी। मैंने कहा से जो हालात है वो तो मैंने आपको बता दिया। तो बोला ऐसा है मैसेज को। और उस दौर में जब आपने बोला ये 17 ट्रक आए थे शायद, इसमें सिपाहियों की गिनती कितनी रही होगी लगभग? जो 17 ट्रक में सिर्फ असलाह था या सिपाही भी आ रहे थे उसमें? नहीं, सिपाहियों के तो अलग ट्रिप्स आए हैं। अच्छा, हाँ, वो लगभग 25-26 गाड़ियाँ अलग आई हैं जिसमें सिपाही ये तो थे। असला था। 17 ट्रक भर के असलाह हाँ, था हथियार। और 20-25 उसके जॉइंट थी ना वो जो गने वगैरह वो लगी हुई थी। ये 17 जो ट्रिप्स था ना जी वो उसमें 5-7 बैठे हैं, लेकिन उसके जुगाड़ में गने टोकर रखी थी। जी जी क्योंकि वो तो सिपाही तो खींच के नहीं ले जाएगा, वो तो मशीन वो तो गाड़ी ले जाएगी। तो 17 को तो इनके पीछे ये लगी हुई थी और ट्रुप्स था 25 गाड़ी। सामने से हमने अटैक लिया है 2800 का है, 1200 हमारे को पीछा से हुआ है, 3000 का हो। मैं तो ऑपरेटर हूँ तो बिल्कुल एक एक चीज़ को पता थी आपको, बिल्कुल। विन विन को मालूम है। मैं तो जब तक बुरा हाल ना हुआ जब तक तो बिल्कुल ज्ञान था, हर चीज़ का ज्ञान था। तो जब ये फर्स्ट टाइम पर साहब 7 प्लाटून ने खबर दिया कि साहब ऐसी ऐसी बात है, ओपीओ ने आकर रिपोर्ट बता दिया तो मैंने पास कर दिया वहाँ। जी तो हेडक्वार्टर से खबर आया कि रामचंद्र, मैं को हाँ साहब, बोलो कमांडर साहब को लाइन पे ले लो। मेजर शैतान सिंह को। मेजर शैतान सिंह साहब को ब्रिगेड कमांडर साहब से बात करें। तो लिया लाइन पर लेते के साथ ही कमांडर साहब बोला शैतान, ऐसे ही बोलते थे। जी सिंह को तो बाद में लगाते थे, मजाक में भी शैतान बोलते थे। बोले सर, बोले भाई ऐसा है, आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप अपने ट्रुप्स को वहाँ से निकाल लो और जहाँ बी कंपनी है अपने बटालियन हेडक्वार्टर के ऊपर उसके पास ले वो तो कोई 2-1 किलोमीटर पीछे थी साहब। हाँ, वो करीब 2.5-3 किलोमीटर। जी तो बोलो वहाँ पर इसको ट्रुप्स को ले आओ। जी हाँ, हमें सामने तो हाथ तो भर ली। बोलो हाँ साहब ठीक है साहब। जब डिस्कनेक्ट हो लिया तब बातचीत हमारी आपस में होने लगी। बोलो, मैंने कहा सर ये क्या मैसेज थी? बोलो रामचंद्र आपने नहीं सुनी? मैंने कहा मैंने सुन ली जब। बोलो ये बात नहीं बनेगी। मैं बोले साहब, अब वो मेरी तरफ देखने लगे। मैंने कहा ये बात नहीं बनेगी साहब, हमें 1 महीना से मेहनत करी है, एक एक पत्थर भेड़ा करा है, बजरी भेड़ी करी है, सैंडबैग बनाया है, हमने लोकेशन तैयार किया, लड़ने के लिए हम तैयार हुए हैं। हमको नहीं मालूम था कि पीछे से हमारे ऊपर हो जाएगा। हम तो आगे से लड़ने के लिए इतने छाती खोल रखी थी कि आजा आजा आजा, और नहीं आने दिया आगे से। तो हमने पीछे 3 हमले आपने आगे से हाँ बिल्कुल डट के उसका सामना किया और बिल्कुल दुश्मन को उनको एकदम पछाड़ भूल दिया। चुके। आगे बिल्कुल। से तो वो बिल्कुल ऐसा होगा कि गाड़ियाँ भर भर के ले गए हैं वहाँ का जो कितने लोग करीब हमने चीन के न्यूट्रलाइज किए होंगे? देखिए साहब, वो जो बच्चा था ना जो वहाँ का गांव का वैसे भी जो एरिया में घूमता था, वो बोला साहब महाराज जो निहाल सिंह था ना उसके सामने ही 13 गाड़ी में लाश भर के ले गए। अब ये तो देख रहा था इसे, क्योंकि इसको जब पकड़ के ले गए हैं तो ये देख रहा था, इसके हाथ में गोली लगी हुई थी, तो इसको कम्बल उठा दिया तो देख रहा था। और वो वहाँ से ले आ रहे थे और ऐसे ही अंदर गए रहे थे। तो 13 गाड़ी जो है भर करके वो फिर भी आते ही गए आते ही गए वो। फिर भी बाद में भी जब हमारी लाशें आए तब भी हाथें तो उनके पड़े थे। जब उनको मैसेज दिया कि भाई हाथें अपने ले जाओ, हमारे हाथ तो हर सैनिक के बदन के ऊपर हैं, हाथ और एमुनेशन और हथियार हमारे पास है। तो ये हालत जो है ना साहब, बहुत डेंजर स्थिति हो जाती है। फिर शैतान सिंह साहब ने क्या आपको, जब आपकी रेडियो पे ये कंपनी ब्रिगेड कमांडर साहब से ने जब इंस्ट्रक्शन दिया? मैं साहब ने कहा कि अपने सीओ साहब को, ठीक है साहब
मैं बात करता हूँ, प्लेटून से बात करता हूँ, कंपनी से बात करता हूँ। कम जवानों से बात करता हूँ। सीओ साहब बोले, सरदार जी थे, कंपनी में चार्ली में रहा था, कमांडर रहे तो बहुत 13-14 साल तक वो। तो बोलो भाई आदेश तो मिला है, लेकिन शैतान सिंह साहब बोला हाँ तो तेरे साथ आ ही रहे। बोलो साहब बोले चिंता नहीं है, बोलो कर, लेकिन भाई आदेश तो मिल गया। बोले साहब मैं आपको बात करके बताऊंगा। तो उसने फ़ौरन बोला रामचंद्र मैं कहाँ से? बोले प्लाटून कमांडर लाइन पे ले लो। मैंने स्टार्ट पे एकदम लाइन पे तीनों लिया, ले के मैंने कहा ओके साहब बात करो सर थोड़ी। उन्होंने बात किया तो उन्होंने कहा कि मेरे सामने साफ कहा, देखो भाई आदेश ये मिला है पीछे आने का। पीछे हट जाओ। अब मेरा इरादा यह है जनाब कि मैं पीछे हटूंगा नहीं। अगर कोई तो सबसे पहले शैतान सिंह साहब मन बना चुके थे कि पीछे नहीं हटना है। हाँ, मैं और शैतान सिंह साहब बना आप और शैतान सिंह साहब मन बना चुके। पहले आप तो उनके साथ ही रहते थे। हाँ, तो मेरे पे सवाल डाल दिया था ना उसने कि रामचंद्र क्या? मैंने कहा सब कंपनी से पूछो। बोला नहीं फिर भी बोले। मैंने कहा सर मैं बताऊं? बोला हाँ, ये जो ज़मीन है ना हमारा ताज है, सर का ताज है, और ये जन्मभूमि हमारी माँ है जी। और जिस माँ ने जन्म दिया है उसको हम नहीं ले जाएंगे, मर जरूर जाएंगे, ये हमारा इरादा छोड़ेंगे है। नहीं। बाकी आपकी मर्जी है, जिधर हिलाओगे हिलना तो पड़ेगा। कमांड दोगे तो जाना पड़ेगा, आदेश दोगे तो जाना पड़ेगा। लेकिन मेरा मन ये कहता है कि जो हम यहाँ से दे सकते हैं देश को, वो कहीं दूसरी जगह से नहीं दे सकते हम। क्यों कि हमको पता है अगर इसको पार कर दिया तो ले चलेगा, ले से फिर मैं अपना मुँह से तो नहीं बोलूँगा कि कश्मीर में कुछ हो जाए, लेकिन मतलब उनको रास्ता साफ मिल रहा था। क्योंकि उनकी जो डॉक्यूमेंट पकड़ा उसमें लिखा हुआ था कि भाई लंच कहाँ होगा। तो ऐसा है कि मैं बोले साहब फिर भी बात तो वो प्लाटून से बात करके बात वो सुनते रहे। प्लाटून कमांडर सुनते रहे, उमेश साहब कहते रहे, और आखिर में साहब बोला देखो जो जाना चाहता है जा सकता है, क्योंकि किसी पे दबाव नहीं था। किसी पे दबाव नहीं है, जा सकता है। 2 मिनट साइलेंट रहा पूरा एरिया, दोनों सेट, मेरा भी और प्लाटून का भी साइलेंट बिल्कुल। और फिर एकदम से सुजाराम साहब की आवाज़ आई कि साहब प्लेटून कमांडर और हरिराम साहब की एकदम से आवाज़। हरिराम साहब 7 प्लेटून। हरिराम साहब थे 8 प्लेटून। 8 प्लेटून को कमांड कर रहे थे जी। तो सुजाराम साहब थे 7 प्लेटून। सुजाराम साहब बोले साहब हमारा जवान लास्ट गोली तक आपके साथ है, आपके साथ रहेगा, और ज़िंदगी में ये मौका कब आता है पता। ये आज हमको मिला है तो इसको तो हमें निभाना है। पूरी कंपनी आपके साथ है, अगर आपको एक खरांच भी लगेंगे तो हम खून बहा देंगे, आप चिंता मत करिए। आप बता दीजिए कि हम इस पोस्ट को नहीं छोड़ेंगे, चाहे हमारा कोर्ट मार्शल क्यों ना हो जाए, क्योंकि हमको मालूम है कि ये जगह कौन सी है, और आप पास कर दो मैसेज। जोर मार करके सीओ साहब के पास मैसेज पास कर दिया। तो तीनों प्लेटून ने एक स्वर में एक आवाज में कहा था कि हम नहीं जा रहे बस। क्योंकि एक साथ ही ये जब आवाज़ गई, लिंकम था कमांडर साहब भी थ्रू कर रखा था मैंने। अच्छा सब सुन रहे थे। हाँ सब सुन रहे थे एकदम से। इवन मैं आपको सच बताऊं कि कमांडर साहब को भी लिंकअप था, सीओ ने अपने पर्सनल कर रखा था। अच्छा कि मेरा जवान क्या बोल रहा है साहब। अच्छा। उसके बाद में फिर मेरे साहब का आदेश आया ना, सीओ साहब का आदेश आया कि रामचंद्र। मैं कहाँ साहब? बोलो साहब ठीक है। बोलो आगे से आ गया है जनरल साहब का आदेश, उनको बताया है कि क्या है, अच्छाई है क्या बुराई है, और अब आपको आदेश है कि आप यहीं रहेंगे, आप खुश रहें और भगवान आपको खुश रखेगा। ठीक है? मैंने कहा साहब ठीक है। तो एकदम से जवानों को बताया तो छुटते जवान बोले, तीनों प्लाटून की आवाज़ आई कि बोल दादा कैसे की जाए। बहुत खुशी होती है एक आवाज में। एक आवाज़ में। जी।
क्योंकि तीनों सेट को लाइन पे लिया, मैंने कहा भाई ये फैसला है, तो एकदम से तो जोश में कतई कोई कमी नहीं। हाँ बिल्कुल। बोला दादा किशन की जय। बोला जीत गए साहब हम तो। मैं बोला देखो जीत गए हैं, समय बहुत है, मैं बोला अभी काम करने का। तो हमने जब फर्स्ट अटैक आया है साहब, तो हमें सांप, ये 18 तारीख 18 तारीख जी सबसे पहले 7-8 प्लाटून के आगे नायक हुकुमचंद जी गांव नखड़ोला जी बीर चक्रा, 2 सिपाही एलपी पे थे, लिसनिंग पोस्ट, जो कि अर्ली वार्निंग 500 गज से पहले देते। जी। उनसे जब मिलाप हुआ है जी दुश्मन का, जी तो 8 की नफरी में जवान था जी दुश्मन के, और हमारी लाइट मशीन गन थी और 2 राइफलमैन थे। जब वो बिल्कुल नज़दीक आ गए हैं तब उन्होंने एकदम से लंबा फायर खोल दिया, और साथ ही लाल बेरी लाइट का फायर कर दिया। बेरी लाइट रेड होने के बाद तो अलर्ट हो जाता है कि एकदम से आर्मी के अंदर के ये कोई जी। बात हो गई। जी तो मेरे साहब का एकदम बोला रामचंद्र, मैं कहा साहब लाइन, मैंने कहा सर मैं लाइन पे हूँ, 8 से बात कर रहा हूँ, कहाँ से आया क्या हुआ? तो हरिराम साहब बता रहे हैं कि मैं अभी बताता हूँ। तो हरिराम साहब कहा कि बोले रामचंद्र, मैंने भाई साहब को बता दे कि हालत ये है कि दुश्मन आया था करीब 8 की नफरी में, और हमसे कांटेक्ट हो गया था, हमने ब्रश मारा, 4 तो यहीं लौट गए और 4-5 भाग गए, आगे क्या हुक्म है? तो मेरे साहब ने बोला कि अपने जवानों को अपने अंदर ले लो और हथियार वगैरह पड़े रहने दो, उनका अंदर ले लो अपने पास। अच्छा, उनके हथियार हमने नहीं उठाए। हाँ हथियार बोल पड़े रहने दो, हमारी अमनेशन नहीं मिलता है ना, हमारी 3 नोट का अमनेशन नहीं है साहब, उनका चलो ऑटोमेटिक है। तो बोला आजा अंदर ले लो, अंदर आ गए। अंदर आते ही 7 प्लाटून की खबर आई कि साहब मेरे सामने दुश्मन की मूवमेंट हो रहा है, करीब 400 की नफरिया है। 400? हाँ 400 की नफरी। जी। ये दूसरी नफरी जो आई वो 8 के बाद 400 की हाँ, नफरी पहले आई तो थी। 8 आदमी वो आए। पहले टटोलने के लिए आए थे हाँ शायद, वो तो गौज करने के लिए आते हैं कितने आगे दुश्मन कहाँ पे है, कहाँ क्या पर है, जी। किस पोजीशन में है, वो देखने आए थे। जी तो ये पोजीशन था। तब मेरे को बोला कि रामचंद्र, मैं हाँ बोले सूर्यराम साहब, बोल भाई साहब को बता दे करीब 400 की नफरी है और हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। मैं कितनी दूर है? बोला अभी तो करीब 1200 गज दूर है, दिखाई दे रहे हैं दाव, बर्फ़ गिर रही है। उस दिन 2-2, 2.5 फुट बर्फ़ गिर चुकी थी, हवा चल रही है, हाल तो बहुत बुरा है, लेकिन समय क्या। ये 400 लोग हमारी एक प्लेटून की तरफ बढ़ रहे थे। हाँ उस एक प्लेटून में 30 से 40 लोग थे। हाँ मतलब हमारी तरफ बढ़ रहे हैं, वो आ रहे हैं, मतलब कच्चा चबा जाए ऐसे हाल है। लेकिन मतलब आप सोचिए 400 लोग, हाँ, बर्फ पड़ रही है, हाँ, हम पे कंबल नहीं है, कपड़े नहीं है, गर्म रखने के लिए कुछ नहीं है, एमुनिशन नहीं है, कुछ और नहीं वो है। हमारे 40 लोगों की तरफ बढ़ रहे हैं और हम उनका सामना करने को तैयार हैं। तैयार है। गजब किस्म का जज्बा एक था बात साहब। है सर, वो जज्बात था, जुनून जिसको बोलता है ना आदमी को। कभी भी कोई नू कहता नहीं था कि रोटी चाहिए, नू कहता हमने चाहिए, गोली चाहिए, गोली चाहिए, गोली मारनी है। हमने चाहिए। और यही हुआ हमारे साथ। जब पोस्ट पे चढ़े हैं तो 4 दिन तक हमारा खाना नहीं बना, क्योंकि क्लाइमेट की वजह से वो पकता नहीं था। प्रेशर कुकर के बगैर नहीं बन सका था। वो तो मेरे साहब हमारे जो आए हैं शैतान सिंह साहब, मैंने उनको सर पे बताया कि सर बोल कंपनी क्या हाल है भाई? मैंने कहा सर कंपनी ठीक है, बिस्कुट से काम चला रही है। मैंने कहा सर वो बनता ही नहीं है, कोई 10-10 घंटा हो उस जाए। हाइट पे बिना प्रेशर हाँ, कुकर वो के तो सब बन नहीं सकता था। होता ही नहीं है। बोल ठीक है मैं लेकर आ रहा हूँ सब कुछ। फिर वो प्रेशर कुकर लेकर आया बड़ा वाला, तब जाके खाना वगैरह बनाया, नहीं तो बिल्कुल से ही हमको कुछ तो कठोर हालत में डाल दिया था हिंदुस्तान ने कि भाई अब तुम कटो यहाँ। तो लेकिन जुनून था वो बस। उसके बाद तो हमारा खाना बनना शुरू हो गया था सर। अंगीठियाँ पहुँच गई थी, क्लोथिंग पहुँच गया था, लेकिन जब तक पहुँचा तब तक माजरा ही बिगड़ चुका था देर हो चुकी थी देश के साथ। तो साहब जब वो मैं साहब ने कहा कि देखो सुजाराम साहब आप अपने हिसाब से काम करेंगे। बोले साहब आप। सुजाराम साहब ने कहा पहली गोली मेरी निकलेगी तब आप लोग फायर करेंगे। बोले ठीक है साहब।
जब वो 250 गज में आ गए, आपकी रेंज में आ गए। रेंज में आ गए बिल्कुल, वो चढ़ते चढ़ते 303 की लगभग हाँ ठीक, पक्की रेंज, पक्की रेंज 250 के है, आसपास। तब फायर खुला है मैं का सुजाराम साहब का, तो पूरी प्लाटून का फायर खुला है एक साथ, और 9 प्लाटून की लेफ्ट एलएमजी थी ना, उसका भी फायर आया है। तो पूरा का पूरा 20 मिनट के अंदर साहब, आप ये सोच लो जैसे भेड़ बीमार हो जाए ना, ऊपर तक पड़ी जाए, ऐसे नाला भर गया। सब के सब लोग लगभग वहां ढेर हो गए थे। दुश्मन के लगभग 300 से 400 लोग वहाँ के साहब जो बचा है ना साहब, वो वापस भाग गया। कुछ एक बचे हुए हैं, उन्होंने क्या है कि जो मर गया ना, उसका हथियार ठा करके आगे बढ़ना शुरू कोशिश किया, लेकिन जवान तो हाइट पर थे ना, एक एक को ढंग से सोच के कहाँ है, इसको आने दीजिए इस पत्थर के पास, और तब मारा इनको। जी। इसके बाद आगे लड़ाई में बात कर ही रहा था कि 8 प्लाटून की तरफ से खबर आ गई, उन पर हमला हो कि गया। हमारे सब हमला आ गया था, और हमला वही 400 का। फिर से 400 लोग। हाँ पहचान, दुश्मन 400 की संख्या में ही हमला कर रहा था, बढ़ रहा था, और हम यहाँ एक बार फिर 35 से 40 ही थे। हम 35 के लाए थे, एक प्लाटून। एक प्लाटून। अब वो चाहता था कि दुश्मन इस एरिया को लेना किसी भी कीमत पर। किसी भी कीमत पे। अभी तो खैर वो फिल्म में भी दिखा रखा है कि वो बोलता है मुझे चशूल चाहिए, चुशुल चाहिए, हाँ, आज ही चाहिए। हाँ, तो मुझे तो पता था कि चशूल क्या है, मैं अहमियत थी उस टाइम, तो सब लेह का रास्ता पूरी तरह खुल जाता था। हाँ, वो एकदम से साहब सब कुछ साफ हो जाता। ये लेते ही उसके बाद तो 2-2.5 किलोमीटर तो बिल्कुल ही खुला मैदान था। फिर आप क्या करते? हम कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। टैंक भी उनका बिल्कुल चलने खुले में चलता, खुले में चलता, टैंक चलता, गाड़ियां चलती, सभी कुछ। तो हरिराम साहब के जब ये मैसेज मिला मेरे को सेट पे, तो साहब ना फिर ये है, मैंने मेरे साहब को बताया, मैंने कहा सब बात कर लो। मेरे साहब ने बोला राम साहब, बोला बोल समय आ गया, बोल साहब आप बेफिक्र रहिए साहब, कोई भी आप बेफिक्र रहिए इस चीज़ के लिए, हम तैयार हैं। जो ही मार के अंदर आए, प्लाटून ने एकदम फायर खोल दिया, और फायर खोलने के बाद में जो 9 प्लाटून की राइट एलएमजी, पहले तो लेफ्ट वाली थी जो 7 को मदद दिया, अब राइट वाली एलएमजी थी वो 8 को मदद दिया। पूरा का पूरा वो भी एक्शन खत्म हो गया। दुश्मन का बर्माटमेंट आ गया साहब बहुत बुरी तरीके से, जो कि हमको सांस लेना भारी होगा। उसके बाद में उनके पास है आरसीएल गन और टैंक लगा रखा, तो उन्होंने अपनी ताकत से लेना चाह रहे थे, कोशिश पूरी की उन्होंने, और उन्होंने। इसमें हमारी एक एमएमजी को नुकसान हुआ था। हाँ, हमारी एक एमएमजी को नुकसान पूरी हुआ, तरह से और साथ ही हमारा बड़ा सेट हवा में उड़ गया था, वायरलेस 62 वायरलेस सेट था ना साहब, वो हवा में उड़ गया। क्यों? और हम पे बड़ा वही था, लॉन्ग रेंज के लिए हिट कर दिया उन्होंने, तो सेट तो, और वही था जो कि लॉन्ग रेंज से बात करता था। अब वो तो हो गया तो हो गया। तो 88 सेट था मेरे पास यहाँ पर जी, उसमें भी दाहिने से गोली लगी जी, वो भी खत्म हो गया। फिर 25 जब आपको ऐसे दाहिने से गोली सेट पे लगी, हाँ वो देखा, कहीं आपको घबराहट हुई? लेकिन गोली टच ना करे, इतनी नजदीक आ जाए, घबराहट नहीं हुई? मैंने कहता हूँ साहब, वो देखने वाला जो मेरा डीडी शुक्लानी था ना, जनरल साहब जी, वो बोला रामचंद्र तेरा भाग्य क्या है, मुझे समझ गया, मैं तो पोच देख रहा हूँ तेरा कि यहाँ से गोली लगी है वाले सेट के, और इधर बैटरी है, दोनों में निकल गई, कुछ भी नहीं हुआ आपके। बोल देखिए, कुछ भी नहीं हुआ, बोल ऊपर वाला है आप, बिल्कुल नहीं तो बोलो बस। उसके बाद में मैंने प्यार से 25 सेट लिया पीठ के ऊपर, उससे फिर काम किया पूरा। 8 का हमला आया, करना क्या मैं कर दिया। फिर 400 लोगों को। हाँ, फिर तीसरा हमला आ गया 7 के साथ जी, नफरी वही 400। अब ये 3 हमले हमने नाकाम कर दिए। नाकाम। हमारे 120 बहादुरों ने हाँ
1200 के आसपास की संख्या को नाकाम कर हाँ, दिया। नाकामयाब कर दिया। चौथे हमले की बात करते हैं। चौथा हमला साहब, ये हमला हुआ है पीछे से, दुश्मन पीछे से आया। पीछे से आया। ये रात भर चला है दुश्मन, चक्कर लगाया इसने करीब 20 किलोमीटर का। खबर कर नहीं अगर पाए खबर हो जाए तो आप तो फिर तो मुकाबला सवाल करते ही डट पैदा के। नहीं कि वो हमारे से पीछे से हमला कर दे। तो ये तो धोखे से ही हमला था एक तरह से। आप पीछे से हमला होने का मतलब है कि आप तैयार नहीं थे, प्रिपेयर्ड नहीं थे। पीछे से आके कोई गोली मार दे तो कोई क्या करेगा? तो क्या करेगा साहब? जब 7:30 बज गए ना, उसका 6:30 बजे थोड़ा सा वापसा निकलना हो गया, तो पीछे देखा कि कुछ हरकत हो रही है। तो बर्फ़ तो गिर ही रही थी। ये 18 नवंबर की बात है। 18 नवंबर की बर्फ़ तो गिर ही रही थी, लेकिन उस बर्फ़ के दौरान में भी थोड़ा धुंधलापन दिखाई दे रहा था, क्योंकि चश्मा रहता था। अगर चश्मा हटा दिया तो आँख चली जाएंगी। तो ठंडी हवा से तो मैंने कहा ये तो अपना आदमी तो नहीं है। मैं बोला, और ये घोड़े याक कैसे है जी? मैंने बोला मैं साहब को, सर बोला हाँ। मैंने कहा साहब ये तो दुश्मन पीछे से आ गए। बोला है? मैंने कहा मैंने कहा देख लो साहब। देखा तो बोलो हाँ रामचंद्र। बोला रामचंद्र एक काम करो। मैंने कहा साहब मोटर को बताओ, 3 इंच मोटर को बताओ, 80 डिग्री पर फायर करो। 80 डिग्री पे? हाँ। मैं बोले सर वो तो 80 से अपने ऊपर पड़ेगा। बोलो अब अपने का सवाल नहीं है रामचंद्र, ये हथियार नहीं लगना चाहिए दुश्मन का। ये जो हथियार है ना, ये रिज पर नहीं लगना चाहिए। 80 डिग्री पे तो अपने पे गिरने का मैं खतरा सर भी बराबर है। बताया ना, मैं बोला उनको, मैं सर हम भी बोलो अब अपना पराया का मत सोचे, अब तो बर्बाद करना है दुश्मन को किसी भी तरीके से। आप 80 डिग्री पर फायर कराइए। वो फायर तो होगा तो हुक्म मानेगा बेचारा। वो तो वो फायर हुए हैं तो कुछ हथियार तो नहीं लगे, वो भाग गए घोड़े गाड़े। याक भी भाग गए। लेकिन 2 BMG मशीन, जिसको मीडियम मशीन है, वो लगाने में कामयाब हो गए। एक RCL गन लगाने में वो कामयाब हो गए। वो कामयाबी है उनको जिता गई, नहीं तो चाइना को यहाँ पीछे भी हम उसको मुँहतोड़ जवाब दे देते। अब क्या हुआ कि मैं साहब बोला कि रामचंद्र ऐसा कर। मैं कहाँ साहब कि 9 प्लाटून से एक सेक्शन लाओ, क्योंकि अब 8 के ऊपर हमला जा रहा है। 8 सामने से मारेगी और हम पीछे से मारेंगे, बीच में दुश्मन फंस जाएगा। तब मैं गया भाग करके। तो सबसे पहले तो मैं निहाल के पास गया, क्योंकि लाइट मशीन गन निहाल गन थी। तो देख क्या था, निहाल के तो गोली लगी और मशीन गन खोल के इसने फेंक दी बर्फ़ के अंदर कि दुश्मन इस्तेमाल ना कर सके। बोल भाई मेरा तो ये हाल है। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, समय होगा मैं आपको लूँगा, बाकी अभी दूसरा काम। बोला आप काम करो, दुश्मन को मारो। बोलो कैसे? मैंने तो कर अपना काम फर्ज पूरा कर दिया, ये पड़े हैं देख ले गिन ले। मैंने कहा बहुत अच्छा किया। मैंने कहा आपने एक गन ले आया मैं, लाइट मशीन गन। उसके साथ वो आया था गजय सिंह, उसके पास थी लाइट मशीन गन। अच्छा। LMG। लेकिन वो उस माहौल में पहुंच नहीं पाया और गुत्थम गुत्था की लड़ाई हो गई हाथों से एकदम आपस के अंदर दुश्मन की। और ये गुत्थम गुत्था आपस के अंदर ज़बरदस्ती लड़ाई हो गई। और इस ज़बरदस्ती के अंदर, इस गुत्थम गुत्था में गजय सिंह ने एक ही सोचा कि अब तो कंपनी तो ख़त्म होगी, इस हथियार को भी क्यों तू ख़त्म करा सा। भाई तेरे को नीचे उतरते समय गोली लग जाएगी, ये तो भगवान की वो है, बाकी तू इस हथियार को तो बचा ले। तो वो नीचे आ गया था साहब। अच्छा। गजय सिंह। अच्छा। हाँ। तो वो लाइट मशीन गन अपनी लेकर आया था वो। अब जब ये गुत्थम गुत्था हो गया, एक दूसरे के हो गए जी। मैं साहब को थोड़ा जोशीला था। तो मैं साहब के पास दोनों चीज़ थी साहब, मानना चाहिए। कोई फिल्म में नहीं, ओरिजिनल भी था, राइफल भी और पिस्टल भी। जो कई सवाल डाला था मेरे ऊपर। जी। मैंने कहा साहब कमांडर होता है ना जी। कुछ भी रख सकता है। मैं बोला उसमें जज्बात होना चाहिए। मैं बोला साहब, और थी मैं साहब के पास राइफल भी थी और पिस्टल भी थी। बाद में जब एमिनेशन ख़त्म हुआ तो राइफल छोड़ दी
और पिस्टल से काम किया उसने। कई बार सवाल हुआ कि मैं साहब के पास तो पिस्टल होती है, रामचंद्र तो राइफल कैसे बता देता। मैंने कहा सर मैं तो हकीकत बता रहा हूँ जो थी बात वो। चाहे क्योंकि हमारे कुक को भी ऑथराइज है राइफल, चाहे कुक की राइफल हो लेकिन राइफल थी उसके पास, तो मान गए कि हाँ भाई थी। वो रिकॉर्ड में भी आई ना पीछे से उसके बारे में। तो सब ये गुत्थम गुत्था की बात चल रही थी। तो मैं साहब को मैंने कहा कि सर आप उठो मत, लेकिन जोश तो होता है ना साहब उस टाइम पर। तो साइड से खड़ा होकर बोला कि मारो। तो यहाँ बुर्श लग गया उनको, और बुर्श लगने के बाद उसके खुद के में जो गोलियाँ थी पिस्टल की वो भी अंदर चली और मैं साहब एकदम गिर गया। अच्छा। मैं क्रॉल करके जल्दी से मैं साहब के पास पहुंचा, देखा तो बेहोश हो गया। तो फिर होश आया मैं साहब को। बोला रामचंद्र, मैंने कहा हाँ साहब ठीक हो ना साहब। मैंने बोला हाँ मैं ठीक हूँ, मेरे पेट में दर्द है, मेरा बेल्ट खोल दे। तो मैंने जब अंदर हाथ डाला है तो पता चला कि ये तो आते ही बाहर आ गया। जब ये बेल्ट बंधा हुआ है, ये टाइट बेल्ट होता है, तो इधर भी हाथ और इधर भी तो हाथ। खोल ही नहीं सकते उसको, वो तो पूरा। तो मैंने कहा रामचंद्र खोलते के साथ ही ख़त्म है मेरे साहब। तो मैंने कहा साहब मैं खोल दूंगा। बोलो मेरे को पेट बहुत ज़्यादा हो रहा है। मैंने कहा जो तो आपने कुछ करना है कर लीजिए, पेशाब करना क्या करना है मैं अपने आप संभाल लूँगा आप, और मैं खोलता हूँ। तो बोला अब मेरी बात एक बात सुन ले। मैंने कहा साहब। बोला तू चला जा बटालियन के अंदर, बोलना कि कंपनी कैसे लड़ी है, नहीं तो बोलेंगे कंपनी सुत्ती कटी है। नहीं तो बोलेंगे कंपनी सुत्ती कटी, सुत्ते सुत्ते मारे गए। मैं बोला साहब मैं तो आपको छोड़ के नहीं जा सकता। बोले तू मेरा हुक्म नहीं मानेगा। मैंने कहा साहब आपने 4 दिन पहले बताया था लड़ाई में, जब लेक्चर दे रहे थे, कि जब लड़ाई में हालत ऐसी आ जाती तो सिपाही का भी हुक्म चलता है, मैं आपको नहीं छोड़ के जा सकता। बोला रामचंद्र मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि आप बटालियन में जा कर के खबर दे दो। लेकिन उस टाइम वो लटकड़ा गए थे, शरीर जो उसका, जुबान भी लटका गई। फिर मैंने अपने दिल में भी सोचा कि ये मैं साहब की बात भी माननी और ये मैसेज भी देनी है कमांडर को। तो मैंने यही कहा कि हाँ साहब, लेकिन उसकी समझ में नहीं आया क्या बोलेगा। हाँ साहब, तब मैं वहाँ से चला हूँ साहब। और चलने के बाद में साला मेरी तो फिर होगी चाइनीज से भेंट होगी, लेकिन गुस्से में ऐसा है कि साला हेलमेट से ही टाट फोड़ दी। अच्छा, आपकी चाइनीज हाँ चाइनीज से होगी ना साहब आके मुलाकात हाँ मुलाकात होगी। जब आपने देखा होगा लास्ट में चाइनीज वो काट कर वो कोट ले कर के ऐसे घुमाता हुआ है साले का। हाँ जी। तो वो तो बड़ा 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 दुख हुए हैं साहब, झेले हैं। मतलब जब एंड टाइम पे चलने के टाइम पर जब एकदम चाइनीज सामने आ जाता है तो हथियार है नहीं, सब कुछ है, तो एक ही है कि भाई हेलमेट। तो मैं ये बताऊँ लोगों ने पत्थर से मारा है, पकड़ पकड़ के पत्थरों पे फेंका है। संग्राम जो इतना तगड़ा लड़का था जी, बहुत ज़्यादा तगड़ा लड़का था, लेकिन क्या करें बिना आमनेशन के कब तक हाथ चलेंगे सब। एक हाथ के ऊपर अगर 20 जवान आ जाएंगे तो मजबूर हो जाती साहब। रजांगला जो है एक जिंदी मिसाल है जो कि सदियों में अगर सैनिक असली है तो वो हमेशा जन्म जन्म याद जो चीनी सिपाहियों ने आपको देखा जब आपकी उनके साथ आमना सामना हुआ, उन्होंने आपको पकड़ने की कोशिश की? नहीं वो चाहते थे। अच्छा, वो चाहते थे पकड़ना। आपने हेलमेट से मारा उस वो समय, देख बोल रहे हैं। वो कमांडर था ना, वो देख रहा था कि ये जा इससे रहा है। बात कर रहा है ये। और वो फिर शर्ट पे तो वो तो एरियल होता है ना, तो उनको पता था कि भाई ये आदमी खास है। वो तो शर्ट तो मैंने बाद में फेंका है जब मैं साहब का लग गई ना, तब कि मैंने कहा अब क्या बात करना क्या है करना भाई, है अब तो डिस्कनेक्ट कर दे इसको। तो वो देख रहे थे कि ये भी आदमी है और ख़ास आदमी है, इससे गोपनीय मिल जाएगी तेरे को सब कुछ। लेकिन उससे पहले मैंने पूरा डॉक्यूमेंट साहब जला दिया था। और मेरे साहब का जो हमारे पोस्ट की जानकारी थी, पीछे हाँ, पोस्ट की बाकी जानकारी थी, सब आपने वो सारे डॉक्यूमेंट जला दिए थे दिया उससे था पहले। सर। सिर्फ एक खत
मैम साहब के नाम था और घड़ी, ये 2 चीज़ मैंने अपने पास रख ली थी कि ज़िंदा रहूँगा तो मैं लौटा दूँगा, नहीं तो मैं भी चला जाऊँगा। और वो बाद में मैंने ये डॉक्यूमेंट जलाने के लिए आपको साहब ने इंस्ट्रक्शन दिए थे या आपने अपनी तरफ से नहीं ही? सर, ये लड़ाई में हालत ये है कि अगर हालत ऐसी आती है तो उस टाइम पर डॉक्यूमेंट सारे जला देना चाहिए ताकि दुश्मन को मालूम ना हो कि हमारी किस पीछे की जानकारी। जानकारी कैसे ये एम्युनिशन मंगाते हैं, क्या कोड है, क्या कुछ है, सब कुछ लिखा रहता है। मान लिया हमने तो खाना ही मंगाना है तो हम बोल देते हैं कोयला भेज दो, तो हमें तो मालूम है कोयला में क्या आएगा, सही तो बात। उसके नीचे लिखा रहता है, तो इसलिए डॉक्यूमेंट को तो अब जला। आपने जब आप यहाँ से अब आप वापस पीछे बटालियन की तरफ आने लगे, हाँ, आपको कितना वक्त लगा इस दौरान? तो उतरने में तो मुझे समय नहीं लगा, अच्छा। लेकिन जहाँ से हमारा राशन जाता था ना ऊपर, मैं ये सोच रहा था कि मैं साहब को ले लेंगे, क्योंकि मैं वहाँ से मैं साहब को 500 गज ले आया था नीचे। आप अपने साथ ले आए हाँ, थे? मतलब बात भर के ले आया था। अच्छा। हाँ, कभी सास आवे तो कभी नहीं आवे था, तो मैं ले आया था उसको। तो जब पत्थर के पास लेटाया है, उसको लेटाने के बाद में फिर मैं चला हूँ वहाँ से, देख लिया कि हाँ 8:15 बज गया, घड़ी 9 बज थी, घड़ी खोली, घड़ी मैं रुक गई थी। हाँ वो ले ली और मैम साहब का लेटर था वो मैंने जेब में डाल लिया। वो और ले- ये जो इस वक्त तक चीनी वापस जाने लगे थे, रुक गए थे, क्या हुआ था? नहीं, वो पोस्ट के ऊपर चेक कर रहे थे। आपके पोस्ट पे चेक कर रहे हाँ, चेक कर रहे थे कहीं कहाँ, क्यों कई कई जगह से फैर आ रहे थे हमारे। थे? उनको लग रहा था कहाँ कहाँ और हाँ, भी वो तो पोजीशन हो तलाश सकती कर रहे थे ना, एरिया 3-3.5 किलोमीटर का फासला था, इसलिए हर पोस्ट को चेक कर रहे थे साहब। और मेरे पास फायर तो किया खूबन, लेकिन कारण क्या होगा कि वो गैप बन गया, इधर से फायर मारा तो सीधा ऊपर के जा रहा है, गैप हो। तो वहाँ मैं आया हूँ। आपको लगभग आपने बोला 20-1 मिनट नीचे आने में कितना वक्त लगा होगा? टोटल 20 मिनट। टोटल 20 हाँ, वो घोड़ा ही है ना साहब, बजरी नीचे है। नीचे ढलान है। हाँ, ढलान है बिल्कुल भी। और उसके बाद में फिर गाड़ी मिल गई। मैं उनको बोला भाई तुम्हें साहब की लाश लेनी है, ख़त्म हो चुका है, दुश्मन को नहीं देना है। बोले भाई तो एक काम कर। मैंने कहा रामचंद्र, मैंने कहा हाँ, बैठ जा, मैं साहब सीओ साहब का आदेश है, जो भी आदमी आता है लेके आओ। मैं ठीक है साहब, मैं लेके गया वहाँ, पहुँचा, कमांडर साहब सीधा ब्रिगेड कमांडर के पास ले गया। ब्रिगेड कमांडर साहब देखते ही कि रामचंद्र क्या हाल है, मैंने कहा साहब बिल्कुल ठीक। आप बिल्कुल ठीक से बोल पा रहे थे इस सब होने के हाँ, बावजूद? उस टाइम तो मैं ठीक बोल पा रहा था, लेकिन बाद में कुछ ऐसा हिटक लग गया कि दिमाग में एक ही चीज़ रट आ गई कि मैं साहब से बात करूँगा, मैं साहब से बात करूँगा, ये चक्कर हो गया था। और जो ये मेजर शैतान सिंह के लिए जो फिल्म में दिखाया गया, 120 बहादुर में दिखाया गया है कि वो ऊपर ही एक पत्थर पर रुक गए थे, वो गलत है या वो सही है? नहीं, वो पत्थर के पास रखा था। वो आपने नीचे रखा था? हाँ, रखा थोड़ा था। नीचे लाके हाँ, 500 थोड़ा मीटर आप बोल रहे हैं आप नीचे तक ले आए हाँ, थे। वहीं लेटा दिया था उसको। तो उनको वाकई में चीनी वहां तक देखने आए थे? हाँ सर, मैं आपको बताऊं कि जो हमारा सिंगराम था ना, वो सिपाही सिंगराम हंस नायक, उसको कम्बल उठाया है चीनियों ने? चीनियों ने, और पीछे राइफल गाड़ी है, टोपी अच्छा। उल्टी रखी, और लिखा है द बेस्ट इंडियन सोल्जर। ये संग्राम सिंह के लिए लिखा है लिखा चीनियों था ने? वो चाइनियों ने। और ये छाती- कहाँ पे लिखा था ये उन्होंने? ये 7 प्लाटून का पोस्ट के ऊपर रजांगला के ऊपर लिख के गए? लिख के गए थे उसे। बहादुर की कबर कदर करता है, दुश्मन नहीं कदर करता है साहब। वो बहादुर वाकई वीर होते हैं जिनकी दुश्मन भी इस तरह से कदर करे। और वो लास्ट के अंदर पिक्चर में भी मेरे साहब को एक्शन दिखाया है कि भाई आंखें बंद करना और पिस्टल उनको हैंड ओवर करना। तो अब आपने बताया साहब आप 20-1 मिनट में नीचे आ गए थे। हाँ। उसके बाद आपको ब्रिगेडियर साहब पे ले जाए, आप कर्नल साहब पे, सीओ साहब पे गए, सीओ साहब ने आपको फिर ब्रिगेड कमांडर साहब पे ले ब्रिगेड गए। साहब ने मेरे से पूछा है, सब कुछ पूछा है कि रामचंद्र, क्योंकि मिलते जुलते रहते थे ना ऑपरेटर, तो बात तो हो ही रही थी। बात होती है, पोस्ट के ऊपर जाते हैं तो मिलते हैं ऑपरेटर। तो रामचंद्र का तुम ये बताओ कि कंपनी का क्या पोजीशन है। मैंने कहा जी कंपनी तो शहीद हो चुकी है। शहीद होगी? मैंने कहा सर कितना कैद हो गया हूँगा, 1 प्लाटून दो, पर मैंने नहीं सर, मेरे हिसाब से 4। कैद एक ही हुए थे आपके यहाँ से?
नहीं सर, जी 4 हो गए थे। 4 कैदी हुए, लेकिन उनको बाद में छोड़ दिया था। हाँ तो वो तो छोड़ना तो पड़ता है ना। Ceasefire वो भी के बाद। कैद इसलिए हुए थे, फ्रोस्ट बाइट थी उनके, वो चल नहीं सकते थे। जी। मैं बोला सर, और एक जो निकल के आ गया था, आपने नाम बताया था वो कुछ? तो निहाल था। निहाल सिंह। हाँ निहाल था। तो वो भाग के आ गए थे। हाँ वो चीनी निकले आया था चेन्नई के, जब उन्होंने अपने लाशों को लोड कर रहे थे और हमारे को इसको लुटा दिया था। लुटाने के बाद में उसको मौका मिल गया, निकले आए। फिर उन्होंने कोशिश किया, फायर किया, सब कुछ किया, लेकिन निकल गया तो निकल गया। ये आ गया, निहाल सिंह आ गया तो निकल गया। जी। तब ब्रिगेड कमांडर साहब ने इस बात पे शक किया था। सबसे पहले इस बात को जो नहीं माना गया था, वो सीओ साहब ने नहीं माना था, ब्रिगेड ने नहीं माना था, किसने नहीं माना था? क्योंकि आपकी बात पे एक जो बात है विश्वास नहीं साहब, हुआ। मेरी बात को कमांडर साहब तो और सीओ साहब ये दो तो मानने वाले थे। क्योंकि इनको भरोसा था। क्योंकि डीडी शुक्लानी जो हमारा एडजुटेंट था उस टाइम का, वो भी साथ ही गया था। तो उन्होंने इंग्लिश में बात किया है, तो ये बोला बच्चा जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है, बोल रामचंद्र, लेकिन अब इसका माइंड जो है बदली होता आ रहा है, बोल कैसे। क्योंकि सदमा हाँ तो लगता है। बस वो मेरे को साला दिमाग में ये आ गया कि ये क्या हुआ, कंपनी का हाथ से निकल गई, क्या हुआ। एक रात पहले तक सब साथ ये बैठ सब के कुछ खा रहे थे, पी रहे थे और बोल रहे थे रामचंद्र चिट्ठी आए तो जल्दी लेके आना। मैंने कहा भाई मैं लेके आऊँ, ऑपरेटर पे बहुत जिम्मेवारियाँ होती है सब। लेकिन अब क्या हो गया, बस वो एकदम सदमा हो गया साहब। और सदमा ऐसा हुआ कि मामला फिर बेहोश हो गया। फिर बाद में इंजेक्शन दिया है, मेरे को पता नहीं था सच कहता। और बाद में होश आया है, तब मैंने उनको कंप्लीट बताया है। उसके फिर बाद एक उन्होंने इंक्वायरी। फिर वो मेरे को ले गए कहाँ, आर्मी हेडक्वार्टर अच्छा, दिल्ली लेकर आए फिर आप? दिल्ली ले। दिल्ली मेरी बातचीत हुई तो दिल्ली में भी उन्होंने कहा कि नहीं ये नहीं हो सकता रामचंद्र। दिल्ली मानने के लिए तैयार नहीं था। मानने के लिए तैयार नहीं हो, सिविल इंटेलिजेंस और सीबीआई और राजदूत अमेरिका का तो वो उसने। क्या बोल रहे थे, कहाँ चले गए 120 बहादुर? तो वो- 120 जवान हमारे कहाँ चले गए? या 114 जवान, वो क्या सोच रहे थे, कहाँ चले गए? अब वो तो बोल रहे हैं, क्या कह रहे हो तुम रामचंद्र, इतना नुकसान कैसे कर सकते हैं बोले। तुम बता रहे हो कि 1300 का नुकसान कर दिया और तुम 120 थे, और तू बोल रहा है कि 114 तो शहीद हो गए साहब हमारे। नहीं, सच बताओ नहीं तुम्हारा कोर्ट मार्शल हो जाएगा। मैंने कहा इसका मतलब ऐसा है कि साहब डिसमिस फ्रॉम सर्विस और सिविल जेल। बोला हाँ, नहीं हम लड़े हैं, आप चलो हमारे साथ, आपको दिखाएंगे। जी। अभी पोस्ट जिंदा है। मैं बोला नो मैन लैंड एरिया है, ना वो आ रहे हैं ना हम आ रहे हैं। तब तक सीज फायर हो चुकी थी। हाँ, सीज फायर दूसरे दिन हो गए, 21 को ही हो। 21 को ही हो गई थी। तो ये जब तक इंक्वायरी वगैरह होने लगी तब तक सीज फायर थी, तो कोई वहाँ आ नहीं रहा था। हाँ तो हमने सीज फायर नहीं करा, चाइना ने करा। चाइना ने सीज फायर किया। चाइना को पता चल गया कि यार ये पोजीशन पे इतना हमारा नुकसान हो गया, आगे आगे तो क्या पता नहीं, होगा? आगे क्या होगा भाई। क्योंकि वो नेफा की तरफ सोच रहे थे कि हाँ हमने कैद कर दिया, फलाना कर दिया, पहले कर वो कर दिया। जी। फिर आप ये टीम को लेके ऊपर गए? सर पहले तो हम वहाँ गए तो धमका उमका तो दिया, लेकिन जब गुस्से मेरे को आया तब ब्रिगेड कमांडर साहब को, मैं साहब को बोला नहीं वैसा मत बोल, सिपाही को नहीं वैसा मत बोलो, बोल गए थे ये वार का सिपाही है, ये जो बोलता है वो ठीक बोलता है। जब ये गए हैं 3 महीना के बाद में, तो ये टीम गई है वहाँ पर। तो आप मैंने भी साथ में थे? हाँ, मैं तो बटालियन में था। जी। सीओ साहब बोला कि रामचंद्र, मैंने कहा बोल ये ताज में अशोक और स्टार तेरे ऊपर है। मैं बोला साहब आप क्यों चिंता करें, रामचंद्र का एक एक वर्ड बोला है ना वो जिंदा है। मैं बोला मैं बैठा हूँ ना, ठीक है भाई। अब वहाँ पहुँचे तो क्या नज़ारा था? अब जब वो टीम तो आ गई साहब, तो शिव साहब बोले सवेरे रामचंद्र 8 बजे यहाँ से चलेंगे। मैंने कहा ठीक है साहब, जैसे भी। तो हम चले। शुरू में तो हम तो क्लाइमेट सूट था हमारा, तो तेज चलने। आदत हो गई थी इस वक्त। अब आदत हो गई थी साहब। और वो जो दिल्ली से फौज गई थी वो तो 10 कदम चले और फिर खड़े हो जाए, दिस हिल बाय हिल। हाँ चलो, मैं दिल्ली में तो
कह रहे थे आप मेरे को। मैंने कहा, बोला मैंने नहीं मान। मैंने कहा जब पता चला क्या भाव है ये ज़मीन का, हवा का भी किया, मौसम का भी किया, बगैर अमनेशन भी लड़ा और बगैर खाने के भी। अब जब आप वहाँ पहुँचे तो क्या नज़ारा था, क्या क्या देखने को मिला? दिल्ली की टीम भी थी, लोग हैरान थे, क्या लोगों ने बात की? जब गए सबसे पहले पहुँचे हैं मेरे साहब के पास, तो मैंने पॉइंट 3 लिखवाया था कि साहब या तो मेरे साहब मिलेगा, या मेरे साहब का हैंड ग्लोव्स मिलेगा, या पत्थर पर खून मिलेगा। वो मैंने स्टेटमेंट लिखवा दिया था, यही पलटन में लिखवाया था। तो वहाँ जा कर के एक इंटेलिजेंस का था, उसने ऐसे हाथ डाला तो मैंने यहाँ से पकड़ लिया हाथ। वो फाइल निकाला। मैंने कहा साहब पहले जो मैंने स्टेटमेंट दिया था दिल्ली में। अच्छा, वो मेजर साहब को पकड़ने लगा था? हाँ, वो मैं साहब को हाथ पकड़ने लगा था। मैं बोल नहीं साहब, आप वो फाइल निकालो। तो अफसर तो मेरी तरफ देखने लगे, भाई क्या यार सिपाही है, हाथ पकड़ लिया। तो हमारे जो सुकरान है वो थे, एडजुटेंट साहब थे। बोले हाँ साहब, जरा वो फाइल स्टेटमेंट है वो दिखाओ साहब आपका। तो उन्होंने बोला साहब ये है रामचंद्र का स्टेटमेंट है, पत्थर मिलेगा, मैसा मिलेगा, और नहीं तो खून मिलेगा, दस्ताना मिलेगा। बोल कंप्लीट है। मैंने कहा सर अब आप हाथ लगा सकते हो मेरे साहब का, जो मैंने बोला था वो सब सही है? सब कुछ है। बोला हाँ। बोल ठीक है, मेरे साहब को नीचे भेजो, ले जाओ। मैं बोला साहब नीचे तो जा रहे हो, लेकिन ये बताया आप कह रहे हो कि जोधपुर भेजेंगे, तो इनके पोस्टमार्टम होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गोलियां अंदर जिंदी हैं। बोल ठीक है। अब जब वहाँ ऊपर पहुँचे हैं साहब 8 प्लाटून के अंदर, तो हालत ये है कि सिपाही फायर कर रहा है तो ऐसे ही है, रेपल तानी हुई है इसी पोजीशन में कि अभी फायर कर दे, इसी पोजीशन में। हाथ में हैंड ग्रेनेड है तो वो पिन नहीं निकली, ऐसा कैसे। धर्मपाल दहिया जो है नर्सिंग असिस्टेंट, 17 जवानों को फील्डिंग कर चुका था, और 18 के करते करते में क्या मोर्फिया इंजेक्शन हाथ ही में था, उसके यहाँ बुर्श लगा है, वहीं सही। तो वो इंजेक्शन हाथ में ही मिला? हाथ में ही उन्होंने देखा। उस आप बोल रहे हैं लोगों के हाथ में ग्रेनेड मिले, लोगों ग्रेनेड के हाथ में इंजेक्शन मिले, इंजेक्शन मिला, बंदूक पकड़ी हुए लोग मिले, बिल्कुल फायरिंग के पोज में, फायरिंग पोजीशन में मिले साहब। उन्होंने तो सब कुछ लिया है ना, वहाँ तो बाद में तो उन्होंने लिया। मैं बोला साहब माहौल ऐसा हो गया, गमगीन हो गया ना, तो हमारे जो कमांडर साहब थे ना भावुक हो गए, और उनके एक आंख पत्थर की थी साहब जी, TN रैना साहब के पास, जो ब्रिगेड कमांडर थे। ब्रिगेड कमांडर था। तो इतना भावुक हो गया कि वो आंख गिर गई। जब तो मैं हमारे शिव साहब ने फटाफट उसको उठाया, साफ किया, साफ का। मैंने कहा सर हिम्मत रखो, ये बहादुर तो अपना काम कर गए साहब, अब आपके हवाले है। ये बहादुर तो अपना काम कर गए, पर इन बहादुरों के लिए किस किस ने काम किया? मैंने तो वहाँ शब्द भी बोल दिया था वहाँ से। मैंने कहा सर आप ये बहादुर तो अपना काम कर गए, अब आगे क्या होगा ये तो आपके ऊपर है। मैं अपनी आत्मा से कहता हूँ कि 68 को मैंने रिकमेंड किया था, जिसमें सिपाही से लेकर कुक तक बारबर तक का था बहादुरी के लिए, और रामचंद्र ने अपना नाम नहीं दिया था। वो बाद में ये अनाउंसमेंट होने के बाद में ब्रिगेड कमांडर के पास मेरी पेशी भी हुई कि तुमने नाम क्यों नहीं दिया। मैंने कहा सर मैंने नहीं दिया, अपना नाम नहीं दिया। नहीं। लेकिन क्या मिला साहब हमको, 8 वीर चक्र, 4 सेना मेडल, ना के बराबर है। सारे बहादुर थे। एक बार जिसका काम है बाल काटना, वो ग्रेनेड थ्रू करेगा, 11 ग्रेनेड फायर करेगा, फिर क्या करेगा जब आदमी? किस किस को रो हम, कुछ सुनने वाला नहीं है। आज वो जब सीन आता है हमारे सामने, वो गर्म खून छाती पे जग लगता है ना, जो एक दिन पहले कहा करता अगर भाई मेरी रोटी भी लिया ना, आज वो ज़मीन में सो रहा है और मैं उनकी तरफ देख रहा।
क्या बीतती है वो दिल में, वो तो मैं ही जानता हूँ। और अभी भी मैं इसको झेलता रहता हूँ साहब, हमेशा झेलता रहता हूँ। क्यों? कि वो बहुत वो थे मेरे, अजीज थे। फौज के अंदर नहीं देखते कौन कुक है, कौन बार्बर है, कौन सफाई वाला, नहीं, एक प्यार होता है और उसी प्यार से चलते हैं। और मैं तो भगवान से यही प्रार्थना कर रहा हूँ कि भाइयों, मैं अपने दिमाग से जो काम कर रहा हूँ थारे लिए कर रहा हूँ। अब बाकी तो अब ये 4 और 60 64 साल में ये फिल्म आई है, चलो कुछ तो पता चला। फिल्म और असल में 2 फिल्में इस पे आ चुकी हैं साहब, हकीकत और अब 120 बहादुर। फिल्म में और असल में या हकीकत में कितना फर्क है सर? पहले फ़र्क तो ये है कि हकीकत के अंदर सीन पूरा है। रिजांगला की लड़ाई दिखाई गई है। रजांगला की लड़ाई है, चमन लाई भी दिखाया है, फर्स्ट भी दिखाया है, सब कुछ दिखाया है। और उसमें भी 3 हमलों की बात हुई है। हाँ, सब बात हुई है, क्योंकि मैं तो उसको देखा, पूरी देखा। और देखने के बाद में उसी टाइम हॉल में बोला कि मैंने कहा आज के बाद इस फिल्म को नहीं देखूंगा। मैंने कहा नाराज हो गए थे आप? नाराज से सब कंधे पे लिखा जाट। तेरा कुमाऊं नहीं था? हमारे कुमाऊनी का नाम ही नहीं था, जाट लिखा हुआ था। और मैंने कहा हमारे साथ धोखा हुआ है, सब तरह के धोखा। पहला धोखा हुआ हकीकत फिल्म में, दूसरा धोखा हुआ एक हमारी बहन ने गाना बनाया था, गाया था। जी, कौन? लता जी ने। लता जी मंगेशकर। हाँ, ए मेरे वतन के लोगों। मेरे वतन के लोग, उसमें सब आ गया, लेकिन अहीर कहाँ, गायब ही नहीं, गायब हो गया, सब आ गए थे। सिर को गोरखाली बंदा सब कुछ आ गया, लेकिन अहीर का नाम नहीं है उसके अंदर, उस गाने के अंदर। मैं बोलो क्या करे, किस किस को रोएं? मैं तो बोला है किस किस को रोएं। वहाँ पर एक वॉर मेमोरियल बनाया गया था। हाँ, उसको बाद में चाइना ने तोड़ दिया। नहीं सर, तोड़ा नहीं सर। हाँ, ये मतलब भावना गलत बोलते हैं सर। ये अच्छा। मैं नहीं, एक्चुअल जो एरिया था ना जी, वो हमारा नहीं था। अच्छा, जहाँ हमने बनाया था वो चाइना में ही हमने बनाया था। वो दरअसल हमने दाह संस्कार किया है ना, हमने वहीं ले लिया था। अच्छा। और एक्चुअल वो क्या लेकिन था? अभी भी वो वॉर मेमोरियल है? हाँ सर। वो मेमोरियल अभी है वहाँ पे? अच्छा, मेमोरियल वहाँ से थोड़ा चल करके, हाँ। और बहुत भव्य तगड़ा मेमोरियल बना है अपना, अहीर धाम बना है उसका नाम। मेमोरियल नहीं, अहीर धाम नाम है उसका। अच्छा। तो इसलिए इसमें तो राजनाथ सिंह साहब थे, डिफेंस मिनिस्टर वगैरह, पूरा फॉर्मेशन थे सारा। वहाँ से जितना भी था सारा सामान लिया, वहाँ से करीब 16 किलोमीटर पीछे हट करके अपना एरिया में बहुत तगड़ा तो बनाया। आपका कहना यह है कि जो वहाँ पर वॉर मेमोरियल बनाया गया था वो चाइना में ही बनाया गया था, क्योंकि वहीं हाँ, दफन किया, बिल्कुल, उनका वहीं एरिया, उनको उनका एरिया लास्ट राइट्स उनकी वहीं हुई थी। हाँ, नहीं, उनका एरिया था साहब। और अब जो बना हुआ है वो तो ऐसा बना हुआ है कि डेली जगह 500 आदमी उधर दर्शन करने के लिए जाते हैं। अच्छा, अच्छा। क्योंकि मैं तो गया हूँ ना, अभी गया हूँ मैं, 60 दिन की यात्रा करके आया हूँ मैं। रामचंद्र साहब, आपसे बात करके लगता है कि अगर हमारे पास असलाह होता, एम्युनिशन होता, तो आज इस लड़ाई में, इस लड़ाई को हम हारा हुआ तो कतई नहीं मान सकते, ये लड़ाई हम जीते ही थे। मैं तो आज अगर 120 बहादुरों ने मिल करके करीब 1200-1300 चीनियों को धूल चटा दी थी, तो इस लड़ाई को हारा हुआ तो हम हारे नहीं, तो वैसे मैं भी तो नहीं हारा थे। हुआ मानता नहीं होगा। लेकिन तस्वीर और फर्क होती। हाँ, उस टाइम चांदना और हो जाता, वर्ड के अंदर ये हो जाता कि हाँ, जो अपने को ताकतवर देश समझता चाइना कि भाई मेरे पास ज़्यादा नफरी है, तो उस नफरी को ख़त्म करने के लिए भी अगले फोर्स तैयार है। तो ये एमिनेशन, ये धोखा रहा है सब। शैतान सिंह साहब के बारे में आप, आखिरी बात शैतान सिंह साहब की आपके साथ हुई है, आपने जो आखिरी लफ्ज़ थे वो तो शायद बता दिए, लेकिन जब शैतान सिंह साहब के जैसे अफसर के अंडर में एक कंपनी में होना, आप उसको कैसे बयां करेंगे? सर मैं आपको बताता हूँ, उसकी उम्र से जो बड़ा था उसको भाई बोलता था। सुजाराम साहब, हरिराम साहब, रामचंद्र, ये 3 प्लाटून कमांडर थे। तीनों को जब भी जहाँ भी होता तो नाम लेते के साथ, हरिराम भाई, हाँ साहब, भाई इसको देख लेना अच्छी तरीके से। बोला हाँ साहब देख ले।
कौन स्ट्रैटेजी बेहतर थी, क्योंकि चाइना भी एक के बाद एक लगातार आ रहा था। देखिए साहब, उस टाइम पर हमारा देश आज़ाद हुआ ही था और पाकिस्तान अलग हुआ था। उसने हमारे पर वार थोक दिया और थोकने के बाद में हमारे जो प्रधानमंत्री थे वो पढ़ नहीं पाया चाइना को। मैं तो आज ये कहूँ, पढ़ नहीं पाया है। साथ रहो, भाई रहो, सब कुछ भी हो, लेकिन असलियत पढ़ नहीं पाया सब। और वो दगेबाज था। और चाइना को अभी भी हम कभी भी ये नहीं समझते हैं कि ये हमारा भाई है। सच कहता हूँ साहब मैं। वो नारा ही था हिंदी चीनी भाई भाई। धोखेबाज, वो नारा ही था। लेकिन उस दौर में उस सरकार के टाइम पे या वक्त पे कहा जाता था कि हिंदी चीनी भाई भाई हैं, हमें दिक्कत चाइना से नहीं, हमें दिक्कत शायद पाकिस्तान से बड़ी है। ये सोच रहे थे। मैं आपको सच बताऊं, कल ने कोई बात आएगी जी। हमारे प्रधानमंत्री ये कह रहे थे फौज की क्या जरूरत है, पुलिस है हमारे पास, हिंदी चीनी भाई भाई। क्या फायदा है वैसा। सब 120 बहादुर फिल्म में ये नहीं जिक्र किया गया कि कौन लोग थे वो जो बचे थे। आमतौर पर लोगों को ये भी लगता है कि 120 में से एकमात्र आप बचे हैं। हाँ। आप अगर हमें बता सकें, हमारे दर्शकों को बता सकें कि 120 में से कितने लोग बचे और कितने लोग वहीं शहीद हो गए। नहीं, मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, क्योंकि फिल्म तो फिल्म ही होती है, उसमें तो पूरा विवरण नहीं देता है। लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ, फिल्म में नाम तो पूरे 120 का दे दिया उसने, लेकिन बचे कौन वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले बचा हुआ रामचंद्र आपके सामने है, फिर निहाल है, फिर फूल सिंह साहब है, जयनारायण साहब है, राम कुमार साहब है और कुक जयराम है। ये 6 लोग बचे, 114 लोग हमारे शहीद हो गए। अब 114 में भी डाउट हो गया है साहब। एक्चुअल शहीद हुए हैं 110, क्योंकि मैं जब पहला स्टेटमेंट दिया तो मैंने 114 का दिया था, क्योंकि 6 मेरे पास आ गए थे ग्राउंड पे और मैं को भाई वो 114 तो शहीद होगा। लेकिन बाद में 4 कैदी आ गए जो चाइना ने कैद कर लिया। हाँ, वो आ गए, जिनको फ्रॉस्ट फीट आप बोल रहे हैं। हाँ, वो तो पैर भी फ्रोस्ट बाइट थी। तो बाद में एक का हाथ कटका है, एक का पैर कटका है। वो डॉक्टरों ने काटा, मजबूर हो गए, काटना पड़ा उनको। तो वो की नफरी तो आ गई 4 की। तो एक्चुअल शहीद हमारे 110 ही हुआ है। लेकिन उस टाइम की लैंग्वेज, भाषा जो है ये चलती रहेगी, बदली नहीं हो सकता। चाहे जनरल बचे चाहे कोई भी बचो, 114 ही रहेगा। बाकी एक्चुअल 110 है बोर्ड के ऊपर हमारे पे। ये बात। एक और चीज़ जो बहुत कम लोग शायद जानते हों, और ऐसे बिरले ही बचे होंगे जिन्होंने, कि आपने 61 की जंग लड़ी है, हाँ, 62 की जंग लड़ी है, 65 की जंग लड़ी है और 71 की जंग लड़ी है। आज अगर आप फौज की बात करते हैं तो लोग भर्ती होते हैं और रिटायर हो जाते हैं बिना जंग देखे। ये 4 जंग में अगर हम बोलें कि आपके लिए सब जंगों में क्या क्या फर्क था और चारों जंग क्या मायने रखती हैं आपकी? देखिए साहब, अच्छा सिपाही जब ही होता है जब एक या 2 जंग लड़ लेता है, उसका दिल खुल जाता है और मारने के लिए अपने शरीर को त्याग देता है कि शरीर चला जाए लेकिन ज़मीन न जाए। यही इसकी ध्येय होती है। और मैं ये कहता हूँ कि ये एक सैनिक में होना चाहिए। लेकिन जब तक सैनिक लड़ाई नहीं लड़ेगा तब तक नहीं, मैं उसको सैनिक, वो तो सैनिक तो है, पेंशन ले रहा है, सब कुछ है, मेरा भाई है, सब कुछ है। लेकिन एक्चुअल जो सैनिक 1 या 2 लड़ाई लड़ लेता है वो एक बहुत बहादुर सैनिक होता है। और मैं उसको इज्जत मैं सबकी करता हूँ, लेकिन वो जज्बात मेरे को पता चलता है कि हाँ ये उस लड़ाई का है, तो मैं पहले उसको सल्यूट करता हूँ, भाई जंग लड़ा हुआ है तुम। तो ये इतना फ़र्क होता है सर। ऑनररी कैप्टन रामचंद्र यादव साहब, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, हम आपको सल्यूट करते हैं कि आप जैसे जांबाज लोगों ने इस देश की आन बान और शान के लिए
न केवल अपनी जान की बाजी तक लगा दी, लेकिन हर उस मोर्चे पर लड़ाई लड़ी जहां उसकी ज़रूरत थी। देखिए साहब, मैं आपका भी बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ कि आप आ रहे हैं, इतना तकलीफ़ आ रहे हैं और इस लड़ाई को आप आगे उठा रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है साहब। और मेरा जीवन में जब तक रहेगा, मैं किसी से मांगता नहीं, किसी से भी नहीं मांगता हूँ। बीमार होने के बाद भी मैं बोला दूंगा, इंटरव्यू दूंगा, और आपके सामने दिया है मैंने इंटरव्यू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हैं? इसके लिए। तो इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है और मिलता रहिए। शुक्रिया साहब, बहुत बहुत धन्यवाद अनसेड अननोन में आने के लिए, इस कार्यक्रम के लिए समय देने के लिए। तबीयत खराब होने के बावजूद आपने हमें समय दिया, ये बहुत बड़ी बात है और आपका इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। अनसेड अननोन आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आप भी ऐसी ही किसी शख्सियत को इस कार्यक्रम में देखना चाहते हैं और उनके बारे में जानते हैं तो हमें stories@unsaidunknown.com पर ईमेल करें। थैंक यू।